बसंतपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक सोहन नाम का व्यक्ति रहता था जो अचार बनाता था और उसको बेचकर आए पैसों से अपने परिवार का जीवन गुजारता था। इसी गांव में सेठ धनीराम भी रहता था और वह सेठ गांव के भले भाले लोगों को थोड़ा सा कर्ज देकर उससे ब्याज वसूला करता था। सोहन ने भी अपनी बहन की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था और अचार को बेचकर आए पैसों से सेठ का कर्ज दिया करता था। लेकिन सेठ धनीराम की नीयत खराब थी। वह धीरे धीरे करके ब्याज की रकम को धीरे धीरे बढ़ाया करता था। ऐसे ही एक दिन सोहन जब कर्ज देने जाता है। अरे सोहन, क्या सिर्फ 1400 रुपए? तुमको तो मेरे से पैसे लिए हुए 2 साल हो गए। मैंने तुमको कहा था ना कि कर्ज की रकम हर महीने बराबर लाकर दे दिया कर, लेकिन तुमने मेरे बीते कुछ महीनों में तुमने मुझे बराबर रकम नहीं दिए, इसलिए मैं कर्ज की रकम को 6% बढ़ा रहा हूँ। परंतु सेठ जी, आपने तो अगले महीने ही कर्ज की रकम को 2% बढ़ाया था। हाँ, बढ़ाया था, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि तुमको कर्ज के पैसे देने में इतना टाइम लगेगा, इसलिए अब कर्ज की रकम हर पहले महीने में बढ़ेगी। इस बार तो मैं ये 1400 रुपए रख रहा हूँ, लेकिन अगले महीने से तुमको 1600 रुपए देने होंगे। पर सेठ जी, ऐसे तो मेरे घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बहुत मुश्किल से ये पैसे आपको जोड़ जोड़ कर देता हूँ। देखो सोहन, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। तुमको 1700 रुपए देने हैं तो देने हैं, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा जो घर है ना, उसको मुझे जबरदस्ती हथियाना पड़ेगा। ठीक है धनीराम। सेठ जी, मैं आपको हर महीने कर्ज की रकम समय पर देता रहूंगा, पर आप घर लेने की बात न करें। भगवान के वास्ते एक ही तो मेरा छत है जिसमें हम माँ बेटे अपना जीवन गुजारते हैं। अगर आप उसको भी ले लेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर सोहन सेठ की बातें सोचते हुए घर की ओर चल दिया। हे भगवान, ये धनीराम कितना निर्दयी और लालची है। फिर सोहन घर आ जाता है और फिर से अचार बनाने लगता है। तभी सोहन को परेशान देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ है सोहन बेटा, तुम इतना चिंतित क्यों दिख रहे हो? देखो ना माँ, वह धनीराम सेठ कर्ज पर कर्ज बढ़ाया जा रहा है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था बेटा, ये धनीराम निर्दय और बहुत लालची है, इससे ब्याज मत ले। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर माँ, तू ही बता, मैं क्या करता? बहन की शादी के लिए मैं किससे कर्ज लेता? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। माँ, अब मुझे दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी पहले से, जिससे मेरे अचार भी दुगुने बनाने और मेरे मुनाफा भी दुगुना होगा। अच्छा माँ, सारे अचार बन गए तो मैं इसे यहाँ सूखने के लिए रख देता हूँ और बाकी जो अचार सूख गए हैं उसे मैं बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। सोहन सारे अचार लेकर बाजार की ओर चल देता है और वह कुछ ही समय में बाजार में आ जाता है और वहां पे अचार बेचता है। पूरे दिन अचार बेचने के बाद भी उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया जितना कि धनीराम सेठ को देना था। फिर पूरे दिन अचार बेचने के बाद वह घर की ओर चल दिया और घर आकर वह अचार के सारे मुनाफे के पैसे अपनी माँ को जमा करने के लिए दे देता था। लेकिन सेठ की वजह से कर्ज की रकम को बढ़ा देने की वजह से सोहन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब सोहन पूरे दिन रात मेहनत कर रहा था, जिससे सोहन बहुत ज्यादा थक जाता था। ऐसे ही सोहन एक दिन अपने आंगन में अचार बना रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके आंगन में आती है, उससे कहने लगती है, बेटा, मैं कुछ कच्चे आम और मिर्चा लाई हूँ, क्या तू इसकी अचार बनाकर दे दोगे? ठीक है दादी, मैं आपकी अचार बना दूंगा, आप कल इसे लेकर चली जाना। ठीक है बेटा, मैं कल आती हूँ। ऐसा बोलकर वह बूढ़ी दादी वहां से चली गई। फिर उसकी अचार बनाने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में सोहन उसकी अचार बना लेता है। फिर अगली सुबह वह बूढ़ी औरत अपनी अचार लेने आती है। दादी, ये लो, आपकी अचार बनकर तैयार हो गया है। फिर वह बूढ़ी दादी अपनी अचार देखकर बहुत खुश होती है और सोहन से कहती है, बेटा, तुम ये सारे अचार रख लो, मुझे बस इसमें से एक अचार दे दो। लेकिन दादी, ये अचार तो सभी आपके हैं, तो फिर आप क्यों इसमें से एक अचार मांग रही हैं? बेटा,
मुझे इतनी अचार की जरूरत नहीं है। मुझे तुम एक ही अचार दो। मुझे एक ही अचार की जरूरत है। फिर सोहन उस बूढ़ी दादी को एक अचार दे देता है और वह वहां से फिर एक अचार लेकर चली जाती है। बूढ़ी दादी के जाने के बाद सोहन फिर अचार बनाने में लग जाता है और वह अचार के बारे में सोचने लगता है। वह बहुत परेशान था। तभी उसकी नजर उस दादी के बनवाए हुए अचार पर पड़ती है। तभी सोहन उस अचार में से एक अचार खाने लगता है। अचार खाते ही जब उसकी नजर आंगन में पड़ी तो वह वहां देखा कि ढेर सारे अचार आंगन में पीछे पड़े हुए हैं। यह देखकर सोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने फिर से दादी के बनवाए अचार में से एक अचार खाई। वह जितनी बार अचार खाता उतनी बार उसके आंगन में अचार बिछे जा रहे थे। सोहन की माँ यह नजारा देखकर बहुत आश्चर्य में थी। अरे बेटा, सोहन, इतने सारे अचार कहाँ से आए? देखो ना माँ, मैं जब भी इस अचार में से एक अचार खाता हूँ तब तब अचारों की ढेर लगती जा रही है। मुझे लगता है माँ, ये कोई जादुई अचार है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब सोहन के पास खूब सारे अचार थे। फिर वह सारे अचार को बाजार में लेकर जाता है। फिर थोड़ी ही देर में उसके सारे अचार बिक जाते हैं। आज सोहन के पास अच्छी आमदनी हुई थी और वह आज तुमने कमाई करता है। फिर सोहन सारे पैसे लेकर अपने घर आता और पैसे अपनी माँ को दे देता है। फिर इसी तरह पूरे महीने गुजर जाता है और सोहन ने बाजार में एक नई दुकान खरीद ली और वहीं पे अचार बेचा करता था। सोहन की दुकान पर कई अलग अलग तरह की अचार थी जिन्हें लेने के लिए उसके दुकान पे लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। ये लो माँ, इस महीने बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। इन पैसों को तुम जमा किए हुए पैसों में रख देना। कल धनीराम सेठ को ब्याज की रकम देने का दिन है। फिर अगली सुबह सोहन अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे 1700 रुपए दे दो, मैं सेठ के पैसे देकर आता हूँ। नहीं सोहन, अब तुम सेठ को 1700 रुपए नहीं देने जाओगे। क्यों माँ, सेठ के पैसे इकट्ठा नहीं हुए अभी तक? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं है। इस महीने तो बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। इतनी अच्छी कमाई हुई है कि हम उस लालची धनीराम के पैसे एक ही बार में दे सकते हैं। ये ले बेटा, सारे पैसे और उस लालची धनीराम के सारे हिसाब कर देना। माँ की बात मानकर सोहन सारे पैसे धनीराम सेठ के पास लेकर जाता है और उस बेईमान लालची धनीराम सेठ के सारे हिसाब कर देता है। धनीराम सेठ जी, मैंने आपका सारा हिसाब कर दिया है। अब आपका एक भी रुपया मेरे पास नहीं है और ना ही मेरे ऊपर आपका एक भी कर्ज है। वह सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कल तक तो तुम इतने ही पैसे देने में रोता था और तू अचानक से एक ही बार में सारा पैसा कहाँ से आया तेरे पास? वह सब तो सेठ जी ऊपर वाले की देन है कि मेरा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है जिससे मेरी इतनी अच्छी कमाई हो रही है। आप तो गरीबों की मजबूरी का बहुत ही अच्छा फायदा उठाते हैं। लोग तो मजबूरी में आपके पास आते हैं और आपसे पैसे उधार लेते हैं, लेकिन आप तो गरीबों को लूटने में ही लगे रहते हैं। आपने मेरी गरीबी और मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब बस, अब और नहीं। मैं आज के बाद आपसे कभी कर्ज नहीं लूंगा और सेठ जी, मैं उन भोले भाले लोगों को भी कर्ज लेने से मना कर दूंगा, क्योंकि आप पहले झूठ बोलकर पहले कर्ज देते हैं और बाद में उनका खून चूसते हैं। इतना कहते ही सोहन वहां से चला जाता है। अब सोहन की जिंदगी पहले से बहुत ही अच्छी हो गई थी। सोहन ने गांव के लोगों से उस लालची बेईमान धनीराम सेठ के बारे में, भोले भाले गांव के लोगों से उसके बारे में बताया, जिससे गांव के लोगों ने धनीराम सेठ से कर्जा लेना बंद कर दिया। अब सोहन गांव के लोगों को कर्ज देता था बिना किसी ब्याज के और गांव के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें कर्ज के बदले ब्याज नहीं देना पड़ता था। इसी तरह वह अचार बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा।